जीएस फॉर एलटी एग्जाम एंड अदर एग्जाम की कक्षा में आप लोगों का स्वागत। सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इस समय जीके नहीं जीएस पूछा जा रहा है। अब पहले भी पूछा जाता था। यहाँ पे कर्नाटक का युद्ध पहली बार आप सुन रहे होंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए 3 बार युद्ध हुआ। जब हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस में जब भी वहां पे उन दोनों में युद्ध होता था तो उस समय भारत में भी युद्ध होता था। और कौन जो अपना वर्चस्व, अंग्रेज की फ्रांसीसी। और इस स्थिति में कर्नाटक में भी 3 बार युद्ध हुआ था। वो समय था 1746 से 48 का समय, फिर थोड़ा सा रुका, फिर 49 से 54 तक 5 साल चला। माने वह युद्ध हमेशा होता रहता था। और फिर यहाँ तो 6 साल तक युद्ध चला। इस समय इंग्लैंड में भी सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और यहाँ पे भी जब वे दोनों लोग अपने घर पे लड़ते थे तो यहाँ पे भी लड़ाइयां चलती थी। ये तीनों कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 49 से 54, 1757 से 63 आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि पूछा गया है आयोग द्वारा आपके पेपर में। पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। यहाँ पे तृतीय युद्ध की बात करेंगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। आप ही बताइए, मराठों के पास छोटी सी सेना थी लेकिन उससे नहीं होता है। सबसे पहले अंदर का कलेजा मजबूत होना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली को मुंह की खानी पड़ी थी पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? आप ही बताइए। भास्कराचार्य लीलावती प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी हैं। लीलावती उनकी प्रमुख पुस्तक है। और लीलावती पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के पहले भाग के रूप में लिखा गया है। भास्कराचार्य जी का प्रमुख ग्रंथ जो है सिद्धांत शिरोमणि है, उसके पहला भाग जो है लीलावती पुस्तक है। लीलावती पुस्तक के लेखक बेटा एकदम आप याद कर लीजिएगा भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है वाराणसी को किसने अपनी राजधानी बनाया? सबसे पहले गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल वंश के परमार वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने, और आप जानते हैं देवनगरी वाराणसी कही जाती है, चंद्र भी देव हैं। इस नाते वाराणसी को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश की चीजों को भी हम जान लेते हैं। एका आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1921 ईस्वी में हुआ था। हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिलों में शुरू किया गया था। एका आंदोलन बताइए, यह जो है अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं, अब तो धीरे धीरे अग्रणी हो रहे हैं। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या बहुत ज्यादा है। अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप जो है उत्तर प्रदेश के नक्शे में हरदोई को देख लीजिएगा, बहराइच को देख लीजिए। बहराइच तो नेपाल से सटा हुआ है और वहीं से थोड़ी दूर पे हरदोई है, बाराबंकी, सीतापुर, ये नेपाल से नहीं सटे हुए हैं। जिलों में शुरू किया गया था एका आंदोलन 1921 में, अर्थात उस समय भी उन जिलों से जो है अपनी क्रांति के लिए अपनी आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। और 1921 का एका आंदोलन काफी फेमस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप जानते हैं एक छोटा सा रिएक्शन है कि जब 92 U-235 पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो 92 U-235 दो भागों में टूटता है। बेरिलियम 139 और क्रिप्टॉन 94 में।
क्रिप्टॉन 94 के बाद 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इन 3 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दिया जाए और बाकी को अवशोषित करवा लिया जाता है, अवशोषित करवा लिया जाए और नाभिकीय अभिक्रिया पे पूरी तरह से हम नियंत्रित करें तो उस स्थिति में जो है नाभिकीय रिएक्टर बनता है। तब क्या बनता है? नाभिकीय रिएक्टर बनता है। यह बाद में भी हम आपको समझा देंगे। तो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं भैया? यह आणविक एनर्जी का तारापुर परमाणु बम नहीं भैया, इसमें न्यूट्रॉनों को जब छोड़ देते हैं न्यूट्रॉनों को 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 अब पूरा तब विस्फोट होता है। और जब न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर लेते हैं भारी जल से, कैडमियम तथा बोरान की क्षणों से अवशोषित करवा लेते हैं तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है। तारापुर भैया कहाँ पे है? महाराष्ट्र। भैया सितारा, सितारा मतलब हीरो हीरोइन को कहते हैं ना, तो तारा से महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान। र से राणा, र से राजस्थान, और राजस्थान के ही तो राणा थे। कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु। काकरपारा गुजरात, भैया वहीं का पारा जो है काफी ऊंचा इस समय रह रहा है। नरौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर भैया एकदम याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, क से कहेगा, क से कर्नाटक, क्योंकि मैचिंग देगा। कुडनकुलम तमिलनाडु। तो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एक बार फिर देख लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरपारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? भैया जब भी स्थानों की बात आती है तो आप जो है भारत के नक्शे में, विश्व के नक्शे में, उत्तर प्रदेश के नक्शे में जो है यहाँ पे कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे कैरिबियाई सागर में एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप। कैरिबियाई सागर कहाँ पे पड़ेगा? आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में मैक्सिको की खाड़ी के इस साइड में कैरिबियाई पड़ेगा। और यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर के बाद जो है यहाँ पे पनामा नहर है। यहाँ मान लीजिए पनामा नहर है, पनामा नहर है। अब पनामा नहर के बाद जो है इधर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है। और कैरिबियन सागर पे ही कौन सा लवण पटल संसाधनों के लिए फेमस जो है कौन है? सेंट मार्टिन द्वीप है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में ही सेंट मार्टिन द्वीप है। अब आते हैं, आप भारत में देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ है भैया? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको नक्शे का अवलोकन करना पड़ेगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। विंध्य पर्वत ही है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच भ्रंश घाटी से ये दोनों नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये जाके कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं बेटा? अरब सागर में गिरती हैं। यह भी पूछा जाता है। और ये नदियां जो है किधर से किधर की तरफ बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ये नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। सारी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बड़ी फेमस नदियां हैं। और दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है, छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है, जो खनिज संपदा के लिए झारखंड उड़ीसा में स्थित है। वो खनिज संपदा के लिए फेमस है। दामोदर नदी जब छोटा नागपुर के पठार में जाती है तो पठार में कहाँ बड़ा एरिया बना पाएंगी? अर्थात ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मौलिक अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां संविधान में भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 नागरिकता है, वहीं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हम हटा दिए थे। मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय करता है। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में उनका संरक्षण है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय करता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय कैसे करेगा? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मालूम है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है क्या कहा था? संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। संविधान की हृदय व आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। और उस स्थिति में ये 6 चीज हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, यह 5 जो है रीटें जारी की जा सकती हैं। कितनी रीटें? 5 रीटें। कौन कौन भैया? एकदम आप याद कर लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, भारत के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे के भीतर सामने सम्मुख पेश करना जरूरी होता है। परमादेश, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो है आदेश देते हैं। प्रतिषेध, यदि वो कोई डिसीजन देते हैं तो उसको जो है रोक भी देते हैं यदि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। उत्प्रेषण, रोकने का जारी भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं किसके तहत उन्होंने इस चीज को लागू किया है। अब आते हैं तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 में कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय करता है। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55(3) में राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। जनता सीधे भाग नहीं लेती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा, अर्थात तीसरे की भी वरीयता के वोट जो है पहले दूसरे जिसमें संघर्ष चल रहा होता है उसमें जोड़े जाते हैं और इस प्रकार 50% से जो ऊपर पाएगा वही इस पद पे राष्ट्रपति बनेगा। अगर मान लीजिए उसने जो है अगर 100 वोट है, उसने 40 वोट प्राप्त कर लिए, एक ने जो है 30 वोट प्राप्त कर लिया और उस स्थिति में जो है दोनों बहुमत के करीब नहीं है, लेकिन जो तीसरे व्यक्ति में अगर 30 वोट वाला भी अगर उससे ऊपर चला जाएगा, 52 तक पहुंच चला जाएगा, तो वह जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। यह समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसको कहते हैं। अनुच्छेद 54 बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब वह भी अधिकार समाप्त हो गया है। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार है अभी, लेकिन वे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वह मनोनीत सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात यहाँ पे राज्यपाल भी विधानसभा में 1 लोगों को, विधान परिषद में जो है 1/12 जितना विधान परिषद होता है 100 का है। आपके उत्तर प्रदेश में तो 1/12 मतलब 8 लोगों को राज्यपाल अपनी सिफारिश पे नियुक्त कर सकता है। उनको वेतन व भत्ते भी सांसद और विधायक के मिलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात निर्वाचित सदस्य कहाँ के? अनुच्छेद 54 में
कहा गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में 2 दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएस के एग्जाम में जहां जीएस डिसाइडेड होता है वहां जीएस के पेपर में सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। यहाँ ऐसे बनाया गया है 80, 29, 14, 6, 26, 9, 4 और उसके बाद यहाँ भरने के लिए कहा गया है। बेटा अगर अभ्यास रहेगा तभी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ का संबंध क्या है, 4 से 14 हुआ है तो 4 तिया 12, 2 14 हो गया है। अब इसी तरह से 9 से क्या हुआ है, 29 हुआ है, तो भैया फिर वही 9 3 27, 2 29 हुआ है। फिर भैया अब ये 26 से 80 हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, 26 तिया 78, 2 80 हुआ है। और अब ये बचा ना तो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसमें भी होगा 6 गुणे 3 धन 2, 36 18, 2 20 होगा। इस नाते ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। विषम युग्म छांटिए मृत्यु। मृत्यु का कारण रोग होता है, मृत्यु से रोग की उत्पत्ति नहीं होती। मृत्यु के बाद तो सब लोग मर ही जाते हैं, आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो मृत्यु के बाद रोग नहीं होता है, मृत्यु से रोग नहीं होता है, रोग के बाद मृत्यु होती है। और यहाँ पे अंगूर से शराब, भैया आप बताइए रोग अगर यहाँ होता तो ये भी सही होता, रोग से मृत्यु, अंगूर से शराब बनती है भैया, दूध से मक्खन बनता है भैया, पानी में ऑक्सीजन रहती है भैया, पानी में ही ऑक्सीजन है, अंगूर में शराब है और दूध में मक्खन है। रोग में मृत्यु है लेकिन मृत्यु में रोग नहीं है, इस नाते ये अलग हो जाएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो भैया बड़ा आसान है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अर्थात आपको मालूम है कि कैबिनेट मिशन 1946 के कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के तहत जो है संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के तहत। लेकिन उसके पहले 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय का था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मानवेंद्र नाथ राय जो पहली बार संविधान की भारत के लोगों के लिए संविधान चाहिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी बेटा खूब पूछा जाता है संबंधित प्रश्न, BN राव। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान कैसा होगा, किस तरह से होना चाहिए, तो प्रारूप कैसा होगा। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4 प्रश्न है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन 1946 जिसके तहत संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। सन 1934 में संविधान गठन होने के पहले MN राय ने संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव हैं, BN राव। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बढ़िया से मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।